हेलो ऑल, वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द वीक। और इस वीक का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बांग्लादेश क्राइसिस। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट कि क्या क्या मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में। पहला है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो शेख हसीना है, क्यों उन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश के उससे रिज़ाइन करके एग्जिट किया, वो हम बात करेंगे। बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर 1971 की, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो बांग्लादेश का जेनोसाइड था, जो वेस्ट पाकिस्तान था, अभी का कौन सा है पाकिस्तान, उसने जो जेनोसाइड किया था ईस्ट पाकिस्तान में, अभी का बांग्लादेश, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया बांग्लादेश के बाद में जो बीच में रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आसाम अकॉर्ड 1985, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एनआरसी इन आसाम, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एनआरसी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआईज क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मोटे मोटे अगर 8 टॉपिक आपके यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के बारे में। तो देखिए, इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ में लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। और खास बात क्या है, इसको आप क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। देखिए हुआ क्या था 1947 में, आपको पता होना चाहिए, रिलीजन के बेस पे दो कंट्रीज डिवाइड हो गए थे। मतलब एक कंट्री को बना के दो कंट्री बना दिया गया था। जैसे इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान बना दिया था। आप सुनिए, अब जो पाकिस्तान था ना, तो आप समझिए उस टाइम पर दो पाकिस्तान हुआ करते थे। क्या होते थे यहाँ पे, दो पाकिस्तान। जैसे अब ये इंडिया का हल्का सा मैप बना देता हूँ। ये था वेस्ट पाकिस्तान और ये था ईस्ट पाकिस्तान, जो आज क्या है बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। तो दैट्स वाई आप देखेंगे बांग्लादेश की बाउंड्री को भी हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो ये पूछ सकता है कि इंडिया की लार्जेस्ट बाउंड्री किस कंट्री के साथ में शेयर होती है। तो आप बोलेंगे किस साथ में, बांग्लादेश के साथ में। और उसका नंबर भी आपसे पूछ सकता है। ये 4096 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो शेयर करते हैं। ठीक है, और ये 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इन द वर्ल्ड, किसी दो कंट्री के बीच में। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे तो कौन सा है, यूएसए और कनाडा की लैंड बॉर्डर है दुनिया में सबसे बड़ी। और हमारी देखेंगे तो 5वें नंबर पे आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम। ये पांचों स्टेट क्या करते हैं, बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। ये इंडियन स्टेट्स हैं। मैक्सिमम कौन करता है, वेस्ट बंगाल, और मिनिमम कौन करता है, आप देखेंगे आसाम। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें बांग्लादेश के कौन कौन से डिवीजन जो हैं जो इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश की हम बात करें तो वहां पर आपको मेजरली 8 डिवीजन में बांटा गया है। जैसे हमारे स्टेट में बांट रखा है तो इन्होंने डिवीजन में बांट रखा है। 8 डिवीजन के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है पूरे बांग्लादेश को। 8 डिवीजन में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब उनमें से 6 डिवीजन जो हैं इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, म्यानमेन सिंह, खुलना, राजशाही, रंगपुर, सहलत और चितागोंग। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे दो जो डिवीजन है, अगर मैं बात करूँ, एक ढाका और दूसरा बारिशर, ये दोनों क्या है यहाँ पर हमारे इंडिया के साथ में ये बॉर्डर शेयर नहीं करते। बाकी 6 डिवीजन क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आउट ऑफ 8 6 डिवीजन क्या करते हैं, इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूँ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, तो मैंने बात कर ली किसके साथ में होती है, बांग्लादेश के साथ में शेयर होती है। अगर स्मॉलेस्ट बाउंड्री की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ में शेयर करते हैं 106। ऑल दो ये हमारे पास में भी नहीं है, कुछ दिन हम ले लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगी। आगे बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना क्यों पड़ा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के जो जनरल थे, ठीक है, आर्मी जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने पूरा जो कंट्रोल है कंट्री का अपने हाथ में ले लिया और एक इंटर्म गवर्नमेंट बना दी। मतलब इंटर्म गवर्नमेंट एडवाइज़र बना दिया, इंटर्म गवर्नमेंट के लिए एडवाइज़र बना दिया और उसके अंदर मोहम्मद यूनिस को अपॉइंट कर दिया। तो अभी अगर टेक्निकली देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस है ना, वो जो इंटर्म गवर्नमेंट है उसके क्या है, एडवाइज़र हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे, इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। टेक्निकली देखा जाए तो वहाँ पे आर्मी रूल ही लग चुका है, वकारुज्जमान जो है वो वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शेख हसीना को जाना क्या पड़ा, कि बाहर छोड़ना क्यों पड़ा, ऐसी क्या बात आ गई। देखिए, आपको पता होगा बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 के अंदर,
ठीक है, किसकी अगुवाई में? शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में। तो जब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिल गई तो उन्होंने कहा कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए हम 30% क्या रहेंगे, रिजर्वेशन रखेंगे। अब वो फ्रीडम फाइटर्स के लिए था किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में। फिर वो उनके बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, फिर उनके बच्चों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या होते, पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे। अब ये बोला जाता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है, मतलब शेख हसीना जो है, उन प्रोटेस्ट को बहुत ही हार्ड पावर से उनको कंट्रोल किया, उनको दबाया गया था, यहाँ पे बोला गया। तो ये जो मुद्दा स्टार्ट हुआ था कि वो 30% जो रिजर्वेशन था फ्रीडम फाइटर्स का किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में, उसको अपोज करने के लिए मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। और फिर ये बोला गया कि जो आवामी लीग, शेख हसीना की अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो उसका नाम क्या है, आवामी लीग, जो शेख मुजीबुर रहमान ने स्टैब्लिश किया था, आप देखेंगे। तो यहाँ पर उनके जो स्टूडेंट विंग था उन्होंने क्या किया, जो प्रोटेस्टर थे, जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक किया, ये बोला गया। और दूसरा बोला कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा दिया गया और देखते ही शूट एंड सेट के ऑर्डर दे दिए गए और उनको राजाकर्स बोला गया। राजाकर्स एक टर्म थी 1971 के अंदर, अगर हम बात करेंगे ईस्ट पाकिस्तान में टर्म बोला गया। इसका मतलब ये था कि जो क्या कर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान की चापलूसी कर रहे थे, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में, उनको राजाकर्स बोला गया। मतलब टेक्निकली एक तरह से मान लीजिए देशद्रोही हुए, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम आप बात करेंगे ईस्ट जो पाकिस्तान था वो आज़ाद होना चाहता था और कुछ ईस्ट पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि क्या हो, ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिले, उनको क्या बोला गया, राजाकर्स बोला गया, ठीक है। तो पहला रीजन ये था कि बहुत हार्ड पावर से उनको कंट्रोल किया गया, ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई। देखिए आपको पता है, नो डाउट बांग्लादेश ने बहुत अच्छा किया है। देखिए आप देखें तो लास्ट डिकेड के अंदर आप देखेंगे 25 मिलियन पीपल को गरीबी से निकाला है। ये खुद क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने इसको खुद सहारा के बहुत बिल्कुल बोला है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। पर लेकिन दिक्कत क्या थी, आपको पता है, कोविड आ गया। अब कोविड ने क्या किया, डिमांड और सप्लाई का पूरा चेन खत्म कर दिया। मतलब डिमांड कुछ हो रही थी, लोग बाहर निकल नहीं रहे थे। अब बांग्लादेश में मैक्सिमम जो होता है प्रोडक्शन वो होता है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अब लोग, सारी दुकानें तो बंद हैं, ठीक है। तो अब जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई करने के लिए क्या प्रोडक्शन होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। तो ये जो हिट किया है यहाँ पे बांग्लादेश के जो इंडस्ट्रियल जो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिस पे बहुत सारे डिपेंडेंट थे बांग्लादेशी, वो सब क्या हो गए, बेरोजगार। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों में उसको लेकर भी क्या था, गुस्सा था। तीसरा, यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी वो उनको खत्म किया था। ये आरोप लगा कि देखिए क्या है, यहाँ पे वोटर जो टर्नआउट है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, यहाँ पे कम आ रहा था। वोटर टर्नआउट का मतलब होता है कि अगर 100 लोग हैं और उसमें से 60 वोट देने आए तो 60% के आगे आपका वोटर टर्नआउट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वोटर टर्नआउट होता है कि कितने लोग परसेंटेज में वोट देने आ रहे हैं वहाँ पे। तो जो वोटर टर्नआउट था वो वहाँ पे कम हो रहा था। देखो वोटर टर्नआउट कम होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपका डेमोक्रेसी में जो फेथ है वो कम हो रहा है लोगों का यहाँ पे। और अपोजिशन के जो कई लोग थे वो यहाँ पर अपने इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि मतलब ही नहीं कि कौन शेख हसीना जीतेगी, ऐसा उनका क्या था, एलिगेशंस था। अब दूसरा, रिलायंस ऑन हार्ड पावर टू मेंटेन कंट्रोल। इन्होंने क्या किया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा बोला गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ऐसे ऐसे एक्ट लेकर आए, ठीक है, जैसे डिजिटल, हम बात करेंगे यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018। मतलब आप क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ली नहीं सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, कर लेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे हार्ड पावर किया सिचुएशन को मेंटेन करने के, कंट्रोल करने के लिए। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये बोला गया है कि शेख हसीना के टाइम पर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत बढ़ गई थी। और दूसरी बात, बहुत सारे जो बैंक थे वो डिफॉल्ट कर गए थे, बैड लोन्स का नंबर था वो कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रहा था। तो ये सब सारे रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। ऑल दो जो शेख हसीना है उन्होंने कुछ और बोला है, शेख हसीना ने कुछ अलग बात बोला। उन्होंने बोला है कि ये जस्ट बिकॉज उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं यूएसए के ऊपर कि ये सब जो सरकार गिराई है, ये किसने गिराई है, यूएसए ने गिराई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएसए को बे ऑफ बंगाल के अंदर सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था जो बांग्लादेश के कंट्रोल में है। ऑल दो म्यांमार भी उस पर अपना कब्जा बताता है, लेकिन अभी किसके कंट्रोल में है, बांग्लादेश के। तो उनको वो आइलैंड चाहिए था यूएसए को, ताकि वो बे ऑफ बंगाल के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सके। अब यहाँ पर क्या है कि सबके एलिगेशन है, कितना सच है कितना क्या है वो तो आप ही छोड़ दीजिए, आप अपना हिसाब से जज कर लीजिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे किसी को कुछ बोलूंगा नहीं। तो ये उनकी तरफ से, ये उनका वर्जन है, जो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि 1947 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है। रिलीजन के बेस पे दो कंट्री बनाए, हमने सेकुलरिज्म को चुना, हमने कहा सेकुलर है हमारा कोई नहीं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि नहीं हम तो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इंडिया है, ठीक है। तो ये था आपका नॉट टू स्केल, ध्यान रखना। ये बना ईस्ट पाकिस्तान और ये बना आपका वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये हो गया साहब यहाँ पे।
अब होता क्या है यहाँ पे, देखिए अब प्रॉब्लम क्या है, जो वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान है, इन दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग था। हालांकि यहाँ पे लोग मोस्टली किस रिलीजन को फॉलो करते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे, लेकिन अगर बात करें किसकी, ईस्ट पाकिस्तान की, तो यहाँ के लोगों का जो कल्चर है बिल्कुल अलग था। यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर हम बात करें किसकी, वेस्ट पाकिस्तान की, तो मैक्सिमम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो बहुत अलग अलग लोग, इनकी जो नेशनल लैंग्वेज इन्होंने बनाई उसको उर्दू बनाया टेक्निकल, जो कि आप देखेंगे बहुत कम पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं। हर कोई अपनी सिंधी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तूनी बोलता है, सबका अपना अपना, कोई बलूची बोलता है, ठीक है, लेकिन इसको उर्दू बनाया और वेस्ट पाकिस्तान ने इसको ईस्ट पाकिस्तान पे थोप दिया। फिर वेस्ट पाकिस्तान ने जितने भी रिसोर्सेज थे किसके, ईस्ट पाकिस्तान के, उसको एक्सप्लॉइट किया और उससे बहुत सारा पैसा कमाया, बदले में ईस्ट पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर यह हुआ कि ईस्ट पाकिस्तानियों के सामने एक चीज़ आ गई कि यार हमारे रिसोर्स हमारे कोई काम में नहीं लेने दे रहे, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पे डिप्लॉय होगी और वो क्या करते हैं, इनका एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखो मैंने बताया था, ऑल दो इनका रीजन क्या था, सेम था, लेकिन कल्चर बिल्कुल अलग, इनका खान पान अलग, इनका पहनावा अलग, इनकी लैंग्वेज अलग, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, 1970s आते आते आपको पता लगता है शेख मुजीबुर रहमान जो है यहाँ पर आवाज उठाते हैं किसके खिलाफ, वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब 70s में इलेक्शंस होते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी है अवामी लीग, उनको क्या होता है, मेजॉरिटी मिल जाती है। टेक्निकली यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था इनको, लेकिन ये बन नहीं पाते हैं। लेकिन कहे बन नहीं पाता क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है इनको बनने नहीं देती है, ठीक है। क्योंकि देखो अब क्यों नहीं बनने देती, देखो डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान खुद के अंदर नहीं है, तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कैसे डेमोक्रेसी होने देगी, देखो डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो वो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ नहीं है तो इनके कैसे होने देगी, आप खुद लगाइए कॉमन सेंस लगाइए। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ठीक है, in the 1950s, the centralized Pakistan state was run undemocratically by the military bureaucrats oligarchy dominated by the West Pakistan. Under this system, Bengalis had no political rights, but West Pakistan dominance was challenged in 1970 during the general election. अब होता क्या है, ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान, जो इनको क्या बोलते हैं, बंग बंधु भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश को जोड़ के बांग्लादेश को क्या बनाया, आज़ादी बनाई है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनको बंग बंधु। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपसे क्या बंग बंधु किससे, तो शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं, ठीक है। तो आवामी लीग हैड क्लियर ओवरऑल मेजॉरिटी इनफ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनको नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि ये किसकी बात करेंगे, वहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के नेटिव्स की, उनकी लोग बात करेंगे, ये क्यों सोचेंगे वेस्ट पाकिस्तान की, ऑफकोर्स नहीं सोचेंगे वेस्ट पाकिस्तान की। तो यहाँ पे देन वेस्ट पाकिस्तान प्रेसिडेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ याया खान, याया खान इनको बुलाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन नहीं निकलता है। यहाँ पे स्टार्टेड ब्रूचुअल पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स क्या करेंगे, इसको दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, स्टार्टेड ब्रूचुअल असॉल्ट ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, अपने ही लोगों को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट बांग्लादेश हु वर डिमांडिंग फ्रीडम बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन, दोनों रीजन के अंदर क्या है, लैंग्वेज और कल्चर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ पे। आफ्टर पॉलिटिकल नेगोशिएशंस फेल, द पाकिस्तानी आर्मी अंडर जनरल याया खान डिसाइड टू स्टार्ट द क्रैकडाउन वेस्ट पाकिस्तान किक्ड इन ऑपरेशन सर्च लाइट। अब होता क्या है यहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट क्या करता है, स्टार्ट करता है कब, मार्च 26 1971 के अंदर। अब इस ऑपरेशन सर्च लाइट में बहुत बड़ा बांग्लादेश के साथ में जेनोसाइड होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 3 लाख से 30 लाख लोग बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए अपनी जान निकाल दी, मतलब अब वो शहीद हो गए। और करीबन 2 लाख से लेकर 4 लाख बांग्लादेशी वुमेन्स का रेप किया एक ऑर्गेनाइज तरीके से, किसने, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने, किसके, ईस्ट पाकिस्तान के साथ में ये उन्होंने क्या किया, जेनोसाइड किया। और आई डोंट नो आज उनके साथ में हाथ मिला के बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में, आई डोंट नो कैसे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन सर्च लाइट कब से स्टार्ट होता, बोलेंगे मार्च 26 1971। और इसी टाइम को फिर बाद में अनाउंस किया किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने, कि अब क्या है, ईस्ट पाकिस्तान नहीं है, अब क्या बन चुका है, बांग्लादेश। ऑन मार्च 26 1971 आफ्टर ए ब्रूचुअल क्रैकडाउन बाय पाकिस्तानी फोर्सेस, शेख मुजीबुर रहमान डिक्लेयर्ड ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एज द सॉवरेन नेशन, बांग्लादेश बन चुका है। और ध्यान रखना, बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वो 26 मार्च को ही सेलिब्रेट करते हैं। बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है, 26 मार्च को ही वो सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मुक्ति बाहिनी का नाम सुनते हैं। देखो मुक्ति बाहिनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने इसको बहुत सपोर्ट किया था, इंडियन डेफिनेटली ऑफ कोर्स किया था, बहुत सपोर्ट किया था।
मुक्ति बाहिनी को, ठीक है, ट्रेन भी किया था। और इसके अंदर हम देखेंगे बांग्लादेश के जो एक्स आर्मी ऑफिसर थे वो थे, जो आप देखेंगे आर्म फोर्सेस थे उसके ऑफिसर्स थे, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे पुलिस के थे वो, और सिविलियंस थे, ये लड़ रहे थे किससे, वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से, ठीक है। तो ये मुक्ति बाहिनी यही थी। अब एक और बात मैं बताऊं कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस 1971 के अंदर मिली थी। अब देखिए आपने सुना होगा कि सर एक बार हुआ था यूएसएसआर हमारी हेल्प करने के लिए आ गया था, ऐसे कुछ सुना, तो बिल्कुल वो इसी टाइम की बात है। एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पर वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, हमेशा की तरह यूएसए से, ठीक है। यूएसए क्या करता है ओपनली, आप देखेंगे सब, आज भी आप देखेंगे अभी रिसेंट वेस्ट पाकिस्तान का जो भी वेस्ट पाकिस्तान था अभी वो पाकिस्तान है, उसका आईएमएफ का बेल आउट पैकेज तुरंत $7 बिलियन आराम से मिल गए, आराम से मिलते रहेंगे, 1-2 बिलियन तो उनको हैंड टू हैंड हाथ में पकड़ा दिए और देते रहेंगे। मतलब यूएसए का फुल सपोर्ट है वहाँ पे। तो यूएसए हमेशा की तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पर बात आई जो इंडिया, अब उसकी वजह से देखो अगर कोई कंट्री जैसे हम बात करें इंडिया है, ये क्या है, ये इंडिया है, और हमारे पास में कोई डिस्टर्ब कंट्री है जहाँ पर क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, डेफिनेटली वहाँ से जो आप देखेंगे इमिग्रेशन है, इलीगल इमिग्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए सर दर्द था। तो हम चाहते थे कि भाई यहाँ पर इनको क्या मिल जाए, इंडिपेंडेंस, ताकि इनके लोग यहीं रहें, वरना ये सब माइग्रेट कर रहे थे हमारे यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑफकोर्स हमने क्या किया, यहाँ पर मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया। हमने कहा कि बांग्लादेश एज अ कंट्री बनना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमने ये किया, अब होता क्या है आप समझिएगा, हमने यहाँ पे क्या है, ये पूरा वेस्ट पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान को अगर ईस्ट पाकिस्तान के लिए जाना है तो दो ऑप्शन है इसके पास। पहला ऑप्शन है यहाँ से उड़ के जाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमारा इसको परमिशन चाहिए होगी। दूसरा अरेबियन सी में जाएंगे, फिर यहाँ पर क्या जाएंगे, पाक स्ट्रेट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, या फिर श्रीलंका क्रॉस करते हुए आप बे ऑफ बंगाल में जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि इनको हमारा कंसेंट चाहिए होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा आप देखोगे इनको परमिशन चाहिए होगी एयर में जाने के लिए, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो हम आराम से इसको ब्लॉकेज लगा सकते थे। तो इंडिया ने यही किया, इंडिया ने यहाँ पर इनको बोला कि आपका एयर क्लियरेंस नहीं है साहब, यहाँ से उड़ नहीं सकते आप। दूसरा यहाँ पर हमने खड़े कर दिया अपने फ्रिगेट, और हमने क्या किया, कराची पे अटैक कर दिया, जो इनके डिस्ट्रॉय वगैरह थे उनको हमने क्या उड़ा दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या होता है, यूएसए बोलता है इंडिया को, भाई ये क्या कर रहे हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कौन हो तो किसी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने वाले, ये डेवलप्ड नेशन का काम है, हमारा काम है। मतलब वो अपने को, आपको खुद का, मतलब पूरा वर्ल्ड का अगर हम बात करें वो डैडी समझते हैं तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसे ही बोला। तो होता क्या है यहाँ पर, आप देखेंगे जो अमेरिका है वो अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो रवाना कर देता है किसको, इंडियन नेवी को यहाँ पे हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पे उस टाइम पर हमारे यूएसएसआर के साथ में रिलेशन बिल्कुल एकदम पीक पे थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सुना होगा आपने इसके बारे में, जो 1991 के अंदर फॉल कर गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे उस टाइम पे पीक फेज था, और यहाँ पर इंदिरा गांधी इनके साथ में एक ऐसी ट्रीटी करके आई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि यूएसएसआर पे अटैक मतलब इंडिया पे अटैक, और इंडिया पे अटैक मतलब यूएसएसआर पे अटैक, ये ट्रीटी हुई थी। ऑल दो 1991 के अंदर क्या हुआ था, यूएसएसआर क्या हो गया था, फेल कर गया था, मतलब टूट गया था। तो उसके बाद ये ट्रीटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, और रशिया के साथ में हमने ऐसी ट्रीटी अभी तक साइन की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यूएसएसआर ने अपना पहला ही यहाँ पे क्या कर दिया था, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर दिया था अरेबियन सी के अंदर कि आ जाओ हम यहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर यार हमेशा की तरह यूएसए क्या है कि आया नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके पास में जो वेस्ट पाकिस्तान की क्या थी, आर्मी थी, कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में, उनको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से सप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ से हमने ब्लॉक कर दिया है, तो डेफिनेटली क्या था, उनके पास में सप्लाई खत्म होने वाली थी। और फिर क्या होता है, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को क्या मिलती है, यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, ये क्या कर देती है, सरेंडर कर देती है, यहाँ पे सरेंडर कर देती है वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी किसके सामने, इंडियन आर्मी के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है ऑन December 16, 1971 लेफ्टिनेंट गवर्नर अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस लोकेटेड इन ईस्ट पाकिस्तान साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। 93,000 सोल्जर्स के साथ में हमने क्या कराया, सरेंडर पे साइन करवाया। बहुत बड़ा नंबर है, अगर आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में किसी ने इतना नंबर में सरेंडर नहीं किया है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कब सरेंडर हुआ। ऑल दो आप कहेंगे कि तो सर फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस फिर 16 दिसंबर को मिली, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर वो क्या करते हैं आप समझिएगा, बांग्लादेश वाले कब सेलिब्रेट करते हैं, 26 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा शेख मुजीबुर रहमान की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिए अब क्या होता है, शेख मुजीबुर रहमान जो है यहाँ पे पावर में आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है, इनको भी 1975 के अंदर इन्हीं की आर्मी असैसिनेट कर देती है पूरे परिवार के साथ में। लेकिन यहाँ पर इनकी दो बेटियाँ जो हैं, शेख रिहाना और शेख
हसीना, ये दोनों बच जाती क्योंकि ये दोनों यूरोप के अंदर पढ़ाई वढ़ाई कर रही होती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब उनको फिर वहाँ पे से लाया था, ये 1975 की बात है, ठीक है ना। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1975 की बात है। और ये जो है आप देखेंगे नेशनल मॉनिटरिंग डे सेलिब्रेट करते थे बांग्लादेश, कब तक, 15 अगस्त को करते थे। इसलिए बोला है मैंने क्योंकि अभी जो हम बात करेंगे मोहम्मद यूनिस, उन्होंने सेलिब्रेट मतलब सॉरी ऑब्जर्व नहीं करते थे, मतलब सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे, नेशनल मॉनिटरिंग डे ऑब्जर्व करते थे। किसकी याद में हम बात करेंगे, किसकी याद में, यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान का, क्योंकि उनका असैसिनेशन हो गया था 1975 के अंदर। लेकिन अब की बार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो शेख हसीना जो है उनकी ही क्या है, बेटी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो बांग्लादेश है इंडिया का, एशिया के अंदर हम बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट क्या है, पार्टनर है, ठीक है, आफ्टर चाइना। चाइना ऑफ कोर्स क्या है, हम बात करेंगे तो एशिया के अंदर सबसे पहला ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश के साथ में, और हम क्या है, सेकंड नंबर पे हैं। और अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट में तो सबसे नंबर पे हम ही आते हैं। बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सब कॉन्टिनेंट वाइड, while India ranks as the Bangladesh second largest partner in the Asia and after China। और अगर हम बात करें लास्ट ईयर, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के अंदर इनका टोटल बायलैटरल ट्रेड कितना था, अमाउंट का था, बोलेंगे $13 बिलियन था। बायलैटरल कितना था, 13। मोस्टली अगर हम बात करें कि हम इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट क्या करता है, आप देखेंगे तो मोस्टली हम एक्सपोर्ट जो करते हैं उनको क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करते हैं, अनाज वनाज करते हैं। खरीदते क्या है, मैक्सिमम रेडीमेड गारमेंट हम उनसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। डिफेंस कोऑपरेशन की अगर बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल, जॉइंट जो एक्सरसाइज है हम कंडक्ट करवाते हैं बांग्लादेश इंडिया के बीच में। आर्मी करती है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज संप्रीति, नेवी करती है उसको बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज बोंगो सागर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन आर्मी और जो बांग्लादेश की आर्मी है जो साथ में एक्सरसाइज करती है उसको क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे एक्सरसाइज संप्रीति, उसको तो बोंगो सागर। नेवी करती है जो बोंगो सागर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। तो जब से शेख हसीना पावर में आई है, आपको पता होना चाहिए, लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू हमने $7 बिलियन किसको दे रखे, बांग्लादेश को भी उधार दे रखे हैं, ठीक है ना, सॉफ्ट लोन मान लीजिए एक तरह से। और हमने उनके साथ में जो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इशू था, कौन सा डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, आप देखेंगे कुछ ना, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था, उसको खत्म किया बाय लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 के अंदर। और इसमें हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। मतलब कुछ एनक्लेव्स जो थे बांग्लादेश के इंडिया में थे और कुछ एनक्लेव्स इंडिया के बांग्लादेश में थे, उनको हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने बांग्लादेश के साथ में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया था। तो आप बोलेंगे 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने काम किया था। और हमने अखारुआ अगरतला रेल लिंक है जो भी स्टैब्लिश किया था बांग्लादेश के साथ में। और साथ में हमने इसके साथ में द लिंक हैज गिवन इंडिया एक्सेस टू द चित्तोग्राम एंड मंगोला पोर्ट्स इन द बांग्लादेश फॉर द मूवमेंट ऑफ द कार्गो। अब इससे क्या है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम और त्रिपुरा के अंदर हमने कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने काम किया है। और एक और प्लान है हमारा बिम्स्टेक मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। इन दिस इंडिया फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ मतरबारी पोर्ट दैट विल कनेक्ट ढाका एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या है, बांग्लादेश में कॉपरेशन किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एनर्जी कॉर्पोरेशन के अंदर। तो आपको रिसेंटली आपको पता होगा कि जो झारखंड के अंदर अडानी पावर प्लांट है वो अपना 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है एक्सपोर्ट करता है, किसको, बांग्लादेश को। और ये बांग्लादेश की अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकर 15% जो नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स है, उसको खत्म करता है, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। कौन, अडानी पावर प्लांट जो झारखंड के अंदर है। आपने सुना होगा रिसेंटली। और अडानी बांग्लादेश से बहुत सारे पैसे भी मांगता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगता है, किसके, इलेक्ट्रिसिटी बिल के। पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। और आपने सुना होगा इसके लिए जो नेशनल एनर्जी रूल्स थे उसमें भी चेंजेस किए गए हैं कि इन केस ऐसा हो कि बांग्लादेश अडानी की जो बिजली है उसको खरीदने से मना कर दे, तो फिर जो अडानी जी का जो पावर प्लांट है उसको नेशनल ग्रिड के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, ताकि उनको लॉस ना हो, ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में। इन 2018 रशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया मेमोरेंडम साइन करते हैं रोहपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए, जो बांग्लादेश का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात ये हुई है कि 2029 तक 2 न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पे स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरा, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, यहां से हम क्या कर रहे हैं, विल ट्रांसपोर्ट 1 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ हाई स्पीड डीजल फ्रॉम द सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से, कहां पे, प्रभातीपुर, बांग्लादेश के अंदर पीछे। मल्टीलेटरल कॉपरेशन, तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बांग्लादेश और इंडिया कौन कौन से इंटरनेशनल कॉपरेशन के अंदर क्या है, साथ में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप पूछेंगे साक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ऑफ बांग्लादेश और इंडिया है। दूसरा, बिम्स्टेक, जिसको कोशिश की गई थी अभी आपको पता होगा, जयशंकर साहब कहाँ थे, यूएन के अंदर थे, स्पीच दिया था, तो वहां पर
पाकिस्तान ने और मोहम्मद यूनिस ने, बांग्लादेश ने कोशिश की थी, और नेपाल, ऑफ कोर्स नेपाल, केपी ओली, ठीक है, उन्होंने भी कोशिश की थी सार्क को वापस जिंदा कर दे, हमने मना कर दिया, हमने अपना कोल्ड शोल्डर दिखा दिया कि देखो ठंडा कंधा हमारा, हम नहीं करेंगे सूता, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता उरी अटैक के बाद में सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। सार्क की बात कर रहे हैं। दूसरा बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अगर हम बात करें, ठीक है। अगला हम बात करते हैं किसकी, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका पार्ट है क्या नहीं है, कि बिम्स्टेक का पार्ट है कि सार्क का पार्ट है, इनका पार्ट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कोऑपरेशन ऑफ रिवर्स, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो अभी तक हम देखें मेजरली वैसे तो 54 को जो कॉमन रिवर्स है इंडिया और बांग्लादेश का करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, लेकिन केवल 2 जो रिवर्स है उनके ऊपर ट्रीटी हो रखी है। पहला हम बात करेंगे गंगा वाटर ट्रीटी और दूसरा द खुशिया वाटर ट्रीटी, बस इसके अलावा नहीं हो रखी। अभी आपने तिस्ता वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन हमने केवल 2 के बारे में बात कर रखी है, पहला गंगा वाटर ट्रीटी और दूसरा खुशियारा वाटर ट्रीटी, बस इसके अलावा हमने कभी सारी नहीं कर रखी। अब इन आदमी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट आदमी हो चुके हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तो है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें मोहम्मद यूनिस की, तो यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो ये अभी क्या कर रहे हैं, लीडर्स जो coordinators of the anti-discrimination student movement, which spearheaded the anti-government protest in the Bangladesh, had urged मोहम्मद यूनिस को इन्होंने क्या करा है, इंटर्म गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बनाया है, जो क्या करेगा, एडवाइस देगा, ठीक है। इनका अगर जन्म की बात करें तो 28 जून 1940 को हुआ था, कहाँ पे, चित्तागोंग, ईस्ट बंगाल के अंदर। उस टाइम पे ये क्या था, अभी बांग्लादेश है, उस टाइम पे ईस्ट बंगाल बोलते थे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे पैदा हुए थे। टेक्निकली उस टाइम पर हम देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान नहीं बना था, ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर अब क्या होता है, 1971 के अंदर बांग्लादेश को मिल जाती है इंडिपेंडेंस, और ऑफकोर्स इन्होंने बहुत ही हेल्प की थी इंडिपेंडेंस दिलाने में बांग्लादेश को, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बोलेंगे कि इन्होंने हेल्प नहीं की थी, ऑफकोर्स इन्होंने की थी, ठीक है। अब उसके बाद में 1972 के अंदर ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ चित्तागोंग को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और इनका जो मेन काम रहा है वो माइक्रो फाइनेंसिंग में होता है, ठीक है ना। यहाँ माइक्रो फाइनेंसिंग में 1976 के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा किया था। आप देखिए स्मॉल लोन्स बांटे थे, किसको, फार्मर्स को, ठीक है, क्या स्मॉल लोन्स, और वहीं से एक आइडिया आया किसका, ग्रामीण बैंक का। ग्रामीण बैंक का जो आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण बैंक है, फॉर एग्जांपल मरुद्रा ग्रामीण बैंक एंड ऑल, ये सब हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से जो बेसिक आइडिया आया था, मतलब तो वो कहाँ था, यहीं से, इस आदमी ने ही, मतलब मोहम्मद यूनिस ने ही यहाँ से ये आइडिया दिया था, मतलब ये अपने पैसे से ही क्या करते थे, लोन प्रोवाइड करवाता। अब ये जो सिस्टम है अच्छा बिल्ड हो गया और बहुत सारे कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। 1983 के अंदर आप देखें ग्रामीण बैंक वॉज स्टैब्लिश स्पेशलाइजिंग ऑन द स्मॉल लोन्स ओवर 100 नेशन इंक्लूडिंग इंडिया हैव रिप्लिकेटेड दिस मॉडल। अब देखें ये मॉडल था तो सही, अब इसके क्या ये डायरेक्टर बन गए और बहुत लॉन्ग टाइम तक डायरेक्टर रहे। अब 60 से प्लस भी हो गए तो भी डायरेक्टर रहे, हटे नहीं। अब इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे कि इन्होंने सही काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब एलिगेशन के बाद में इनको हटाना पड़ गया, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ध्यान रखना नोबेल प्राइज मिला इनको इकोनॉमिक्स में नहीं मिला, इनको पीस प्राइज मिला। क्या, नोबेल पीस प्राइज मिला कब, 2006 के अंदर, ठीक है। और होता क्या है यहाँ पर, इनको लगा हम फेमस हो गए तो क्यों ना एक पार्टी बना ले, तो यहाँ पे 2007 के अंदर इन्होंने नागरिक शक्ति पार्टी स्टैब्लिश कर ली, लेकिन इसको इतनी पॉपुलरिटी मिली नहीं, ठीक है, इसको इतनी पॉपुलरिटी मिली नहीं, और उसके बाद में फिर इन्होंने ये पार्टी बंद कर दी और इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया। अब हम बात करें, जो मेन बात है यहाँ पर, इन्होंने अभी तक रिसीव किया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2009 के अंदर और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अवार्ड 2010 के अंदर। अमेरिका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका ने भी रिसेंट कहा है कि बांग्लादेश को हमारा क्या है, फुल सपोर्ट है। आप सपोर्ट देख ही रहे हैं यहाँ पे, सपोर्ट बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। अवार्ड देख रहे हैं यहाँ पे आपको, तो ये आदमी क्यों आया, तो बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन हाँ अभी तो कौन है, मोहम्मद यूनिस वहाँ पे क्या पावर में है। और इलेक्शन कब कंडक्ट करवाएंगे ये भी पता नहीं अभी तक, ठीक है, कब होंगे कोई आइडिया नहीं है। चलिए, तो आपको आइडिया लग गया होगा पूरा का पूरा कि भाई बांग्लादेश के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि शेख हसीना को क्यों निकाला गया, क्या निकाला गया, ठीक है। अब मुजफ्फर रहमान के जो पुतले हैं तोड़े क्यों गए, आपको वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बिकॉज ऑफ शेख हसीना, क्योंकि उनके फादर थे वगैरह, तो इस वजह से तोड़ा होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एकदम से सामने कैसे आ गया, और ये आसाम अकॉर्ड, ये आसाम के अंदर क्या चल रहा है, और कि बांग्लादेश से कैसे रिलेटेड है, वो भी आपको समझने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। पहले हम सिटीजनशिप की बात करेंगे। सिटीजनशिप की अगर हम जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये बोला गया है किसी पर्सन का, इंडिविजुअल का जो लीगल स्टेटस होता है किसी कंट्री के साथ में,
उसको ही हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप। तो यहाँ पे सिटीजनशिप इज द लीगल स्टेटस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट दैट एंटेल्स स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटीज। मतलब जो स्पेसिफिक राइट्स आपको इंडिया में मिलेंगे एज ए इंडियन, आपको यूएसए में नहीं मिलेंगे। और कोई यूएसए का सिटीजन अगर इंडिया में आएगा तो क्या उसको इंडिया के जितने भी राइट्स है सिटीजन के वो पूरे मिल जाएंगे? नहीं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर बात करें आर्टिकल, हम बात करेंगे 5 to 11 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है और ये पार्ट 2 के अंदर है। और इसमें बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप, इट प्रोवाइड सिटीजनशिप बाय, सिटीजनशिप आपको कैसे कैसे मिल सकती है? बाय बर्थ मिल सकती है, पहला ऑप्शन। दूसरा डिसेंट, आपके माता पिता दादा दादी कोई था यहाँ पे पूर्वज तो उनके हिसाब से मिल सकती है। तीसरा, कोई नहीं था यहाँ नेचुरलाइजेशन के थ्रू, मतलब ना तो दादा पापा मामा फूफा कोई नहीं था यहाँ से, सब बाहर के हैं, ठीक है ना। तो आप एकदम क्या हो, प्योर फॉरेन हो, ठीक है, क्या हो, प्योर फॉरेन हो, तो आपको यहाँ पे नेचुरलाइजेशन के थ्रू मिलेगी। अब उसकी प्रोसेस क्या है कि कम से कम आपको नेचुरलाइजेशन की बात करें तो 11 ईयर्स, अगर बात करें टोटल तो 12 ईयर्स आएगा। कितना आएगा टोटल? 12 ईयर्स है। और अगर हम बात करें 11 साल तो पहले, और 1 साल एप्लीकेशन जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली रहना पड़ेगा। और जो 11 साल आप रहेंगे वो लास्ट 14 ईयर्स में से आप कैसे भी रह सकते हैं, मतलब लास्ट 14 ईयर्स में से 11 साल कैसे भी रह सकते हैं, मतलब ऐसे 8 साल आप रहे, 2 साल अपनी कंट्री में चले गए, फिर 2 साल बाद वापस आ गए, फिर 4 साल रहे, इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे उससे पहले कॉन्टिन्यूसली आपको 1 साल रहना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा? 12 ईयर्स हो गया। यहाँ पे 12 ईयर्स की बात करें रजिस्ट्रेशन के थ्रू। रजिस्ट्रेशन की बात को, शादी वादी कर लिया आपने किसी इंडियन सिटीजन से तो आपका हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी इनटू इंडिया, मतलब कोई टेरिटरी जो है इंडिया ने अपने के अंदर उस पूरी टेरिटरी को मर्ज कर लिया है तो फिर आपको सिटीजनशिप लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए? इंडियन सिटीजन हो गए। जैसे हमने बात करें गोवा को अपने अंदर मर्ज किया, पौंडुचेरी को अपने अंदर मर्ज किया, तो वहाँ के लोगों को लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा सिटीजनशिप के लिए, ऑटोमेटिकली क्या हो गए? वो इंडियन सिटीजन हो गए, ठीक है। सिटीजनशिप इज सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। ये क्या है? यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। आपने देखा होगा, आपने शेड्यूल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे, ठीक है ना। 7th शेड्यूल के अंदर हम देखेंगे फेडरलिज्म में तो 3 आपको लिस्ट देखेंगे, यूनियन लिस्ट, आपको स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिटीजनशिप है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कुल मिला के बात ये ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ रूल्स ऑन द सिटीजनशिप। केवल पार्लियामेंट क्या कर सकती है? बना सकती है। और पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1985 में क्या कहता है? इनेक्ट किया था। और तब से लेके इसके अंदर 6 बार क्या हो चुका है? अमेंडमेंट हो चुका है। अब 6 बार कब कब हो गया? पहला 1986 के अंदर हो गया था, दूसरा 1992 में हो गया, तीसरा 2003 में हुआ था, और चौथा 2005 में हो गया था, और हम पाँचवा 15 में, और भी रिसेंट आप देखोगे 6 2019 के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एक 15 वाला थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। इसमें 15 के बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआईस, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ओसीआईस और इनको मर्ज कर दिया गया था 2015 के अंदर, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 15 के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं अब अमेंडमेंट एक्ट 2019 की क्यों इंपॉर्टेंट है आज के देखते हुए। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पहली बात तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऑब्जेक्टिव किसी को सिटीजनशिप देना है, उसकी छीनना नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं अपन यहाँ पे कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहा है, केवल क्या कर रहा है? आपको सिटीजनशिप दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए पहली बात करते। तो हम बात करें यहाँ पर किनको दे रहा है? इंडिया के आसपास जितने भी इस्लामिक नेशंस हैं वहाँ पर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीएस टू ग्रांटेड इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। कौन से? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये सब कौन है? इस्लामिक नेशंस की हम बात कर रहे हैं, जो क्या है? इमीडिएट नियबर है किसके? इंडिया के। तो यहाँ पर जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है उनको हम क्या कर रहे हैं? सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई बार कहते हैं कि सर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ मतलब, देखिए परसिक्यूशन जो होता है वो बहुत ही डीप वर्ड है। मतलब अगर हम बात करें इसकी तो ये आपके एग्जिस्टेंस जब तक रहेगा तब तक आपका परसिक्यूशन होता है। परसिक्यूशन आप देखेंगे रेस के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है। जब तक आपका रिलीजन रहेगा, आप रहेंगे, तब तक आपको परसिक्यूशन होता ही रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए यहाँ पर ये नोटिस किया गया है कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? माइनॉरिटीज़ के साथ में सही चीज़ नहीं होती। वहाँ पे नंबर जो है माइनॉरिटीज़ का, पहले जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब अलग नंबर था, और अब आप देखेंगे 1-2% भी मुश्किल से यहाँ पे नहीं रह गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं परसिक्यूशन हुआ है, जबकि आप देखेंगे इंडिया में ऐसा परसिक्यूशन नहीं हुआ है। वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का जो नंबर है कॉन्स्टेंटली बढ़ ही रहा है, ठीक है ना।
अब अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम पारसीज, क्योंकि वो शादी नहीं करे, बच्चे नहीं करे, वो अलग बात है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्त फ्रॉम दीज कम्युनिटीज हु हैड कम इंडिया, कब 31 दिसंबर 2014 से पहले वो आ गए हैं, और जो क्या फेस कर रहे हैं, फेसिंग रिलीजियस परसिक्यूशन, देयर रेस्पेक्टिव कंट्री विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिलीजन के बेस पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ एक और बोला गया था, एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसिल रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआईस, ये क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्यों किया गया है ये हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पशन दिए गए हैं फॉर क्रिमिनल केसेस, मतलब अगर मान लीजिए कोई इलीगल इमिग्रेंट आता है ना इंडिया के अंदर, तो उसको अगर हम बात करें तो फॉरेनर्स एक्ट 1946, द पासपोर्ट एक्ट 1920 के अंदर हम क्या करते हैं, उसको सीज करते हैं और डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज से कोई इलीगल इमिग्रेंट भी आया है, कब तक, 31 दिसंबर 2014 तक, तो उसके ऊपर ये दोनों एक्ट नहीं लगाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिपोर्ट नहीं करेंगे, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है यहाँ पे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। और अब अमेंडमेंट इन रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, देखिए वैसे अगर मैंने बोला आपको कि नेचुरलाइजेशन के लिए कितना चाहिए आपको, 12 ईयर्स चाहिए। 11 ईयर्स तो आप 14 में से कैसे भी रह सकते हैं, और अप्लाई करेंगे उससे पहले आप 1 साल कॉन्स्टेंटली रहेंगे, ठीक है ना। आप कहेंगे 1 साल कॉन्स्टेंटली रहेंगे, 40 ईयर्स में से आप कैसे भी रह सकते, बताया था मैंने। अब इसको कम करके कितना कर दिया इन्होंने, आधा कर दिया, जस्ट इन्होंने आधा कर दिया कि 5 साल तो आप कैसे भी रहें, और लेकिन अप्लाई करने से 1 साल तुरंत रहना पड़ेगा। अब 6 ईयर्स कर दिया, मतलब टोटली यहाँ पे 6 ईयर्स कर दिया है, ठीक है, आधा कर दिया जस्ट। लेकिन एक 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए ये है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पे आ गए। एक्सेप्शंस की बात करेंगे, कहाँ कहाँ ये एक्ट इंपोज नहीं होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर 6 शेड्यूल वाले एरिया में इंपोज नहीं होगा, मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम के जो ट्राइबल इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर ये इंपोज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा इनर लाइन परमिट वाले इलाके, वहां पर भी इंपोज नहीं होगा। अब ये इनर लाइन परमिट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आसाम में हो रही है, ठीक है, कि बांग्लादेशियों को लेकर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, आसाम में, कि ये हो क्या रहा है। देखिए समझिए, आपको पता होना चाहिए 1966 से लेके 71 के अंदर अगर हम देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान, उस जमाने का ईस्ट पाकिस्तान, अभी का बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। तो वहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ आ गए, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में आ गए। अगर आप देखेंगे मैप इंडिया के, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, ये मैक्सिमम कहाँ गए, ये पूरा बांग्लादेश है, तो कहाँ आ गए, नॉर्थ ईस्ट, और उसमें मैक्सिमम कहाँ पर आ गए, आसाम में आ गए, और वहीं पर आके रहने लग गए, ठीक है ना। अब होता क्या है, यहाँ से जो रिसोर्सेज हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो वहाँ के नेटिव्स हैं, आसाम के नेटिव्स हैं, वो इतने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं, अब कोई बाहर से वहाँ पे आके रह लगे। देखो बाहर से लोग आते हैं तो क्या करेंगे, आपकी जॉब्स छीनेंगे। मान लीजिए आप कहीं पे 10,000 रुपये महीना में जा रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, बाहर से कोई आदमी आ गया, उसके पास तो कुछ नहीं है रहने के लिए, मैं तो पे नहीं करनी, तंबू में रहता, तो उसने आधे खा के मैं तो आधे में काम करूँगा, सेम स्किल वाला मिल जाएगा, तो भाई आपको क्यों रखेंगे। तो यहाँ से जो नेटिव्स है उनकी डेफिनेटली क्या होगी, जॉब जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, थोड़ा क्राइम भी बढ़ेगा, अपने साथ में वो अपना कल्चर लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम होनी ही थी यहाँ पे। तो होता क्या है यहाँ पे आसाम मूवमेंट चलता है 1979-85 से, ठीक है। कौन लीड करता है इसको, आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद। और ये कहते हैं कि भैया इन सबको क्या करो, बाहर निकालो, यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट है सबको क्या करो, यहाँ पे बाहर निकालो। लेकिन फिर यहाँ पे गवर्नमेंट से बातचीत होती है, तो फिर यहाँ पे कुछ बातचीत ये होती है कि देखो कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आसाम अकॉर्ड के अंदर जो 66 से लेकर 71 के बीच में आया, हम मान सकते हैं कि भाई उनकी कंट्री में क्या थी, प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो आ गए। तो एक काम करो, बाहर मत निकालो, लेकिन कम से कम इनको डिबार्ड करो, 10 ईयर्स तक वोटिंग नहीं देंगे, 10 साल तक। यही पता लगा ये सब लोग आ जाए और अपनी सरकार बना के चलाने लग गए, तो इनको क्या करना, डिबार्ड करना पड़ेगा वोटिंग्स के लिए, यहाँ पे बोला गया। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला गया यहाँ पर कि जो भी बांग्लादेशी मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 के बाद में आया है, उसको भले से चाहे यहाँ पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जूस हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, उन सबको क्या करो, आप बाहर निकालो। मतलब यहाँ पर जो आसाम अकॉर्ड हुआ था किस किस के बीच में, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लीडर्स, आसाम मूवमेंट के लीडर्स के बीच में, उसमें ये नहीं बोला गया था कि भाई जो हिंदूज हैं उनको रहने दो ना, जितने भी आए हैं, कब, 24 मार्च 1970 की मिडनाइट के बाद में जो भी सब आया है, आप क्या करो, सबको उनको
डिपोर्ट करो or will be identified as a foreigner and will be deported. The Assam Accord was a memorandum of settlement signed between the respective government of India and leaders of the Assam movement. कौन कौन थे आंसू वाले? कब हुआ था ये? 15 अगस्त 1995। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब आसाम अकॉर्ड में क्या हुआ था, यहाँ पे यही बात हुई थी कि सबको निकालना है यहाँ पे। अब निकालेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन हमारा सिटीजन है और कौन हमारा नहीं है? देखो आप देखेंगे इंडियंस हैं, ठीक है, पाकिस्तानी हैं, बंगाली है, ठीक है, और श्रीलंकन्स हैं। आप इनको चारों खड़ा कर दोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन इंडियन है और कौन अलग है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एनआरसी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एनआरसी। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। उसमें केवल किसका मेंशन है, जो इलीगल इंडियन सिटीजन है सबका नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एनपीआर बात करें। एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। अगर हम बात करें तो इसमें कौन आता है, इसमें अगर बात करें इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों आते हैं। फॉरेनर्स कौन, जो लास्ट 6 मतलब इसमें कौन आता है मेजरली, जो लास्ट 6 मंथ से इंडिया में रह रहा हो या आगे आने वाले 6 महीनों में इंडिया में रहने वाला हो, वो आते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें फर्स्ट एनपीआर जो कब कंप्लीट हुआ था, 2010 के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था, ठीक है। और इसको कब अपडेट किया गया, 2015 के अंदर इसको अपडेट किया गया था एनपीआर को, ठीक है ना। इस एनपीआर में कौन आएगा, इट इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंस। मतलब कोई भी हो सकता है एनपीआर में, इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो 6 महीने से ऊपर रह रहे हो इंडिया के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, एनआरसी। एनआरसी में कौन रहेगा, केवल लीगल इंडियन सिटीजन रहेंगे। यहाँ पे बोला है एनआरसी इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन। इट इंक्लूड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु क्वालिफाई एज सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। और यहाँ पर हम बात करें एनआरसी को फर्स्ट प्रिपेयर कब किया गया था, 1951 सेंसस के। द रजिस्टर वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द 1951 सेंसस ऑफ इंडिया। सिंस देन इट हैड नॉट बीन अपडेटेड अंटिल 2019। और 19 में भी केवल कब कहाँ पर हुआ है एनआरसी, केवल आसाम के अंदर। कहाँ हुआ है, आसाम में। और आसाम में भी क्यों हुआ है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आसाम अकॉर्ड के अंदर, बिकॉज ऑफ आसाम अकॉर्ड। अब होता क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट वादा करती है, फिर क्या होता है, ठंडे बस्ते में चल जाता है मामला। फिर यहाँ पर आंसू वाले और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद वाले जाते हैं कोर्ट में, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट में जाते कहते हैं कि साहब इन्होंने कहा था कि एनआरसी करेंगे, अभी तक की नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर देती है गवर्नमेंट को कि एक प्रोसेस स्टार्ट करो, और 15 के अंदर ये प्रोसेस ऑफिशियली क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और इसको कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता रहता है। और 3.29 करोड़ एप्लीकेंट होते हैं आसाम के, उसमें से 19 लाख लोग ये बताने में फेल हो जाते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है। सोचिए 19 लाख एक बहुत बड़ा क्या है नंबर है। मतलब ऐसा बोला गया गवर्नमेंट ने, ये सब क्या है, इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये कब हुआ था, कब पब्लिश हुआ, ये 31 अगस्त 2019 को, केवल आसाम में। और इंडिया में कहीं पर एनआरसी नहीं हुआ, केवल कहाँ है, आसाम में। और इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, 1220 करोड़ 1220 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सोचिए केवल आसाम में इतना सा। अगर बात करें राजस्थान यूपी की तो बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब हुआ। अब यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं आसाम में। अब आसाम में प्रोटेस्ट क्यों होते हैं समझिएगा, कि भाई वो लोग इतने सालों से यहाँ पे आ गए, यहाँ पे शादी वादी कर ली, ठीक है, बच्चे पाए, बेटी ले, मतलब शादी वादी हो गई आराम से, ठीक है। अब अच्छा लगेगा, मामा नाना सब वापस जा रहे हैं बांग्लादेश, मतलब अब रिलेशन हो गया ना आपस में, ठीक है। तो भाई वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, समझ में आता है। लेकिन अब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा दिल्ली में कौन सा एनआरसी हो रहा है, भगवान ही मालिक है। गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा एनआरसी है, पता ही नहीं है। तो एक थोड़ा कम पढ़े लिखे जो हैं वो लोग वो ये काम करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको पता रहेगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें आसाम की, तो डेफिनेटली आसाम के अंदर हम बात करेंगे तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि भाई उनको इतने साल हो गए रहते हुए, फिर यहाँ पे हो सकता है किसी ने इंडियन सिटीजन शादी कर ली हो, रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया हो परिवार के बीच में, तो बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे होना। अब लेकिन यहाँ पर आंसू वाले भी ये कह रहे हैं कि तुम ये कर तो रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें तो बात क्या हुआ था कि 24 मार्च की मिडनाइट के बाद में जो भी आएगा उन सबको बाहर निकालना है। लेकिन क्या हुआ, सीएए ने बैकडोर एंट्री दे दी, किसको, 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को। यहाँ पे कह दी बैकडोर एंट्री, टेक्निकली बैकडोर एंट्री तो होगी ना, कि अगर 24 मार्च के बाद में भी आया है, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आया है, तो भी क्या मिल जाएगी उसको, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो बस वहीं पे से क्या हो गया था, यहाँ पे मामला गुस्सा हो गया, यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं तब से, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करेंगे, मेजरली कहाँ है, आसाम की। तो आसाम के अंदर बात करेंगे कौन कौन से बाउंड्री शेयर करता है, ये आपको पता होना, फिजिकल आपको आइडिया होना चाहिए ज्योग्राफी के बारे में। तो आसाम की बात करें तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पे आसाम, ठीक है, सॉरी 2 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है आसाम, ठीक है, के साथ बांग्लादेश साथ में और भूटान के साथ में। और अगर हम बात करेंगे कि कितने इंडियन स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और मेघालय। यहाँ पे हम बात करेंगे तो 7 स्टेट के साथ में क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो आप ये मैप थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए।
अब मैंने आपको उस टाइम बताया था कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ना, ठीक है, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया है। अब देखो, एक आपने सुना होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक सुना होगा आपने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एक आपने सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। मैं आपको देखो तीनों में डिफरेंस बता दूंगा, लेकिन आप देखेंगे PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI को दोनों को मर्ज कर दिया गया 2015 के अंदर, ठीक है। तो अब OCI ही है। अब हम OCI और NRI के अंदर जो डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। OCI का मतलब है कि यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने अपनी जो नेशनलिटी थी, मतलब इंडियन सिटीजनशिप को इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया है। ये एक फॉरेनर है। अब ये फॉरेन पासपोर्ट क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। NRI की हम बात करेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो उन्होंने अपनी जो सिटीजनशिप है उसको यहीं, ऑल दो कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ के यूजर रेजिडेंट नहीं है, बाहर रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है छोड़ा नहीं है, अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ी नहीं है। OCIs की हम बात करें यहाँ पे, इनको फायदा क्या है, ये यहाँ पर आ सकते हैं, ठहर सकते हैं, घूम सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल है इनका आराम से, ठीक है ना। इनको यहाँ पर हम बात करें, जो फॉरेन रीजनल रजिस्टर ऑफिस होता है, फॉरेन FRRO, तो उसमें हमको अब वहाँ पे बार बार इनको लिखवाना नहीं पड़ता, ठीक है ना, NRIs को लिखवाना पड़ता है। NRIs तो क्या इंडियन ही तो है, तो उनको अगर हम बात करें एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने की भी क्या होती है, परमिशन होती है, प्लांटेशन लैंड की भी परमिशन होती है, इनको कुछ नहीं होता, ठीक है, इनको यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। उनके पास में बहुत सारा राइट्स होता है, इनके पास में कुछ राइट्स नहीं होता, बस ये वीजा फिर ट्रैवल करके आ सकते हैं, कितने भी दिन तक यहाँ पे रह सकते हैं आराम से, बस ये इस काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो OCIs की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। अब OCIs को कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आप बोलेंगे अगस्त 2005 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था। मैं बताया था आपको 6 अमेंडमेंट हुए थे, बताया था नहीं बताया था मैंने, 86, 92, 3, 5, 15 और 19 के अंदर। तो यहाँ पे इसको 5 के अंदर इसको ऐड किया था, OCI को यहाँ पे ऐड किया था। इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म वीजा फ्री ट्रैवल एंड स्टेज इन इंडिया एंड गिव्स द कार्ड होल्डर्स ए होस्ट ऑफ प्रिविलेजेस नॉर्मली नॉट गिवन टू फॉरेन नेशनल्स। देखिए, हमने क्यों क्यों क्योंकि तो आपको पता होगा, बहुत सारे पंजाब के लोग हैं, बहुत सारे गुजरात के, मतलब काफ़ी अलग अलग स्टेट के लोग हैं, वो जाके बाहर बस गए, ठीक है। अब उनके मामा ताया फूफे सब यहीं रह गए, अब उनकी शादियाँ होती हैं, उनको बाबा वीज़ा लगवाना होता है, तो उनका दिक्कत आती है। तो हमने सोचा कि तो ठीक है, अपने लोग हैं तो हम कर देते हैं यहाँ पे। अब कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे बात करें तो इसके लिए तो आप देखेंगे हु वॉज अ सिटीजन एट द टाइम और एट एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी 1950। जो 26 जनवरी 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले क्या था, सिटीजन था, या फिर उसके बाद में सिटीजन था, इंडियन सिटीजन। हु वॉज एलिजिबल टू बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया कब, 26 जनवरी 1950 एलिजिबल था लेकिन बना नहीं, चले गया वापस। हु बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, ठीक है। हु इज अ चाइल्ड, और अब देखो ये तो बूढ़े हो गए होंगे ना, तो उनके बच्चे, हु इज अ चाइल्ड और एक ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, इन सब की बात हो रही है, इनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ठीक है। अब बात करें हु इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन मेंशन हो, अब इनकी बात कर रहे हैं, इनके माइनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं, छोटे होंगे ना डेफिनेटली। Who is a minor child and whose both parents are citizen of India और one of the parents is citizen of India, दोनों में से एक को, वो भी उनको क्या मिल जाएगा, OCI मिल जाएगा, इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCI कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए OCIs के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि एक इनर लाइन परमिट वाले एरिया में, अब ये OCIs को हमने क्यों किया, देखो आपको पता होगा उस टाइम पे खालिस्तानी मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो बहुत सारे जो बाहर के लोग थे, ठीक है, वो टेक्निकली इंडियन ओरिजिन के तो थे वो, अब यहाँ पे आके खालिस्तानी मूवमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको थोड़ा अमेंडमेंट किया। अगर हम बात करें किसके, ILP, इनर लाइन परमिट की, तो ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। मैं बताया था ना आपको, ILP वाले में और शेड्यूल 6 वाले एरिया में इम्पोज नहीं होगा, क्या इम्पोज नहीं होगा। अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यों बनाया गया था, देखो ये पर्टिकुलर एरियाज में जाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हमें इनर लाइन परमिट दिखाओ। क्यों, ब्रिटिशर्स उन एरिया में नहीं चाहते थे कि इंडियन लोग जाएं और वहां पर उनको ट्रेडिंग के अंदर कंपटीशन दे, एक तरह से मोनोपोली करने के लिए उन्होंने क्या किया था, वो एरिया को पूरा का पूरा पैक कर लिया था, और वहाँ पर केवल जो ब्रिटिशर्स के चमचे वमचे हैं वही जा सकते हैं, बाकी और कोई लोग वहाँ पे नहीं जा सकता था। टेक्निकली बात यहाँ पे है, द ब्रिटिश फ्रेम्ड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री टू इन सर्टेन रेजिडेंटेड एरियाज, दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द क्राउन इंटरेस्ट, क्राउन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है इन सर्टेन स्टेट्स बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद इन दिस रीजन्स। अब इन 1950 द टर्म ब्रिटिश सब्जेक्ट वर रिप्लेस्ड विद द सिटीजन ऑफ इंडिया, टुडे ऑल नॉन नेटिव्स रिक्वायर द परमिट। अब हो क्या रहा है, हमने जब ये ब्रिटिशर्स चले गए तो हमने उस एरियाज में देखा कि बहुत सारी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से बहुत दूर है, मतलब बहुत उनको कुछ आइडिया ही नहीं दुनियादारी का। तो हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किनसे, बाकी के इंडियंस से, ताकि वो इंडियंस जाके वहाँ पर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर दे। इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर इनर लाइन परमिट को कंटिन्यू रखा कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब से जो भी इंडियन होगा ना वो गवर्नमेंट से पूछ के जाएगा कहाँ पे, इन ट्राइबल इलाकों के अंदर, ठीक है, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। हमने दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ दीज स्टेट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, मतलब ठीक है हम सब।
अब ILP क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट स्टे इन द स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर ILP सिस्टम। एट प्रेजेंट हम ILP की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर लगा हुआ है। पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ पर्टिकुलर इलाकों के अंदर वहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ILP इज इशूड बाय द कंसर्न स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो ILP को क्या करेगी? वहाँ पे इशू करेगी। ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो ILP है किसके लिए? केवल डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए है। केवल किसके लिए? डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए। तो क्या फॉरेनर ILP वाले इलाकों में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या लगेगा? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, पैप लगेगा। अगर कोई फॉरेनर है उसको ILP मतलब इनर लाइन परमिट वाले इलाकों में जाना चाहिए तो उसको क्या लगेगा? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, पैप लेना पड़ेगा उसको। यहाँ पे जो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करेगी फॉरेनर के लिए अंडर फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंदर। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बातें थी सारी बता दी मैंने। बांग्लादेश क्राइसिस क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया, शेख हसीना का एग्जिट क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, लिबरेशन वॉर थी वो हमने डिस्कस कर ली, जेनोसाइड था वो हमने डिस्कस कर लिया, अमेंडमेंट एक्ट वो भी हमने डिस्कस कर लिया, रिलेशन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ILP हमने डिस्कस कर लिया। तो ये बहुत सारे टॉपिक आपके एग्जाम से सारे पर्पस है, बहुत रिलेटेड है, और ये किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो ठीक है, यहीं पे हम एंड करते हैं टॉपिक ऑफ द वीक को। अब नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपसे नए टॉपिक ऑफ द वीक के साथ पे। तब तक के लिए थैंक यू।